हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास फिजिक्स 10th में आप लोगों को दोबारा वेलकम। हम इस सीरीज़ का ये फोर्थ लेक्चर है जो हम स्टडी कर रहे हैं। पहले हम ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने स्टार्ट किया था चैप्टर, और इसके जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था वो था सिंपल हार्मोनिक मोशन। आज हम इससे रिलेटेड जो एसोसिएट टर्म्स हैं वो स्टडी करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने बड़ी अच्छी डिटेल से स्टडी किया, इसकी एनिमेटेड वीडियोज़ भी हमने देखी और उसके ऊपर एनिमेटेड प्रैक्टिकल भी किया। आज हम जो टर्म्स इसके साथ एसोसिएट हैं उसमें सबसे पहले वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का जिक्र इस स्टार्ट ऑफ द लेक्चर यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था तो उसके अंदर हमने इसको स्टडी किया था कि वाइब्रेशन क्या होती है। वहाँ पे इसकी डेफिनेशन जो हमने स्टडी की थी वो ये कहा था कि वाइब्रेशन एक ऐसी ऑसिलेशन होती है जो कि मैकेनिकल हो, यानी कि मैकेनिकल ऑसिलेशन को हम वाइब्रेशन बोलते हैं। इसी तरीके से एक टर्म आएगी एम्पलीट्यूड। अभी तक हमने इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया, सिर्फ जिक्र किया था कि एम्पलीट्यूड होता है क्योंकि वेव के अंदर हमने सिर्फ इसको देखा था। अब मजीद हम देखेंगे एम्पलीट्यूड क्या होता है। फ्रिक्वेंसी काफ़ी दफ़ा जिक्र आया, आप भी सुनते हैं इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, इसकी फ्रिक्वेंसी कम है। बेसिक फ्रिक्वेंसी होती क्या है हम वो देखेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है, फ्रिक्वेंसी जनरेट कैसे की जाती है, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी क्या होती है, कम फ्रिक्वेंसी क्या होती है, कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका यूनिट क्या है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। लास्ट में हम टाइम पीरियड देखेंगे कि टाइम पीरियड क्या है और इन सारी चीज़ों के साथ टाइम पीरियड का रिलेशन क्या है। अभी हमने टाइम पीरियड काउंट किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर भी, उसमें स्प्रिंग और जो मैथ प्रैक्टिकल था उसके अंदर भी हमने उसे देखा था, और जो सिंपल पेंडुलम था उसके अंदर भी हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट किया था। सो वाइब्रेशन, सबसे पहले वाइब्रेशन क्या है? वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। सो द वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, इट्स मीन कि एक पूरा चक्कर जो होता है किसी भी बॉडी का अपने मीन पोजीशन के राउंड अबाउट, वन कंप्लीट सर्कल जो होता है या वन ट्रिप जो होता है, राउंड ट्रिप जैसे हम बोलते हैं, वो वाइब्रेशन करती है। अभी हम देखते हैं कि ये होता है कि आपके सामने एक गिटार मूव कर रहा है। अभी इसकी जो रेड वाली पोजीशन है ये इसकी मेन पोजीशन है। अब बाकी ये दो पोजीशन अगर हम इस एंड को देखें, लास्ट इसका जो जहाँ के ऊपर इसकी स्ट्रिंग्स होती हैं, इसका जो टेल है वहाँ पे अगर हम देखें, हम इसको पॉज करते हैं पहले ऊपर, ये इसकी यानी कि पीक पोजीशन है, अपर पीक पोजीशन है। रेड वाली पोजीशन जो है इसकी वो मेन पोजीशन है। अब ये इसकी डाउन पोजीशन। सो एक अगर पूरा ट्रिप जो होता है, ले फॉर एग्जांपल यहाँ से शुरू करे और ऊपर जाए और ऊपर से वापस यहाँ पे नीचे आए, तो उसे हम कहेंगे एक वाइब्रेशन, वन वाइब्रेशन, यानी कि एक इसे वाइब्रेशन हम बोलेंगे। सो यहाँ से चले वापस यहाँ पे आ गए तो इट्स अ वन कंप्लीट वाइब्रेशन। तो कोई भी बॉडी अपनी मेन पोजीशन के राउंड अबाउट एक पूरा राउंड ट्रिप जो है या राउंड अबाउट एक चक्कर कंप्लीट करे या एक ट्रिप कंप्लीट करे तो हम बोलते हैं कि ये बॉडी वाइब्रेट कर रही है, या इसकी जैसे हम वाइब्रेशन बोलते हैं। सो नेक्स्ट टाइम पीरियड, द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमने वहां पे नंबर 4 पे रखा था, यहाँ पे नंबर 2 पे रख लिया। ये सिर्फ इसलिए रखा क्योंकि वाइब्रेशन और टाइम पीरियड जो है एक दूसरे से को रिलेट करते हैं और फ्रिक्वेंसी भी इसके साथ रिलेट करते हैं। अभी हमने राउंड ट्रिप देखा ना, वो पूरा ट्रिप पे ऐसे करके ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर गया, उसको कितना टाइम लगा वो उसका टाइम पीरियड लगा। मतलब एक वाइब्रेशन को जितना टाइम लगता है, एक राउंड ट्रिप को जितना टाइम लगता है वो उसका टाइम पीरियड होता है। सो द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड अ टाइम पीरियड। सो इसे भी देखते हैं। ये आपके सामने तीन तरह की वाइब्रेशन है। एक ब्लैक है, बॉक्स है, वो स्लो वाइब्रेट कर रहा है, वो ऊपर नीचे जा रहा है। ग्रीन उससे थोड़ा सा तेज है, ब्लू जो है वो उससे थोड़ा सा तेज है। आगे इनकी पूरी उनकी जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो वेव ड्रॉ हो रही है। अगर हम इस वेव को देखें स्टॉप करके, ये अब हमने कंप्लीट ऐसे बड़ी अच्छी जगह पर रुका। सो अगर आप देखें कि यहाँ से ये चला, यहाँ से होके ये ब्लू वाले की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एक इसने राउंड ट्रिप किया, ठीक है जी। अगर इसे हम सेकंड्स कह लें तो 2 सेकंड्स के अंदर एक राउंड ट्रिप, अगले 2 के अंदर दूसरा राउंड ट्रिप, और अगले 2 के अंदर तीसरा, मतलब 6 सेकंड्स के अंदर इसने 3 जो है वो अपने सर्कल्स कंप्लीट किया। तो इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होगी, ये भी हम देखेंगे फ्रिक्वेंसी की वजह। मैंने फ्रिक्वेंसी का टर्म इस्तेमाल की, मतलब 6 सेकंड्स के अंदर इसने कितने राउंड ट्रिप लिए? 3। अब ब्लैक, अब ग्रीन वाले को देखें, उसके राउंड ट्रिप कितने हैं? यहाँ से चली ग्रीन 1 और ये 2, तो 2 राउंड ट्रिप्स। और ब्लैक वाले का सिर्फ 1 है।
जितनी इसकी स्पीड ज़्यादा थी, ब्लू वाला अगर आप देखें तो ब्लू वाले की स्पीड ज़्यादा, ग्रीन वाले की उससे कम है, ब्लैक वाले की उससे कम है। तो ब्लू की जो टाइम पीरियड है वो कम है, ग्रीन का उससे ज़्यादा है और ब्लैक का उससे ज़्यादा है। सो ब्लैक की जो टाइम पीरियड है वो 6 सेकेंड है, ब्लू का जो टाइम पीरियड है वो 3 सेकेंड है, सॉरी 2 सेकेंड्स है ब्लू का, ग्रीन का 3 सेकेंड है। सो ये है टाइम पीरियड। हम टाइम पीरियड ऐसे काउंट करते हैं कि कोई एक कंप्लीट सर्कल जो कंप्लीट राउंड अबाउट है, ये इसकी मेन पोजीशन 0 है, ऊपर से चला नीचे, नीचे से फिर ऊपर, तो इसको कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड लगे, तो इसका टाइम पीरियड 2 है। ग्रीन को कितने लगे, 3 सेकेंड लगे, तो उसका टाइम पीरियड 3 है। ब्लैक को कितने लगे, 6 सेकेंड, तो ब्लैक का टाइम पीरियड जो है वो 6 है। सो नेक्स्ट इज फ्रिक्वेंसी। The number of vibration or cycles of a vibrating body in 1 second is called its frequency. It is reciprocal of a time period. हम पहले जब हम प्रैक्टिकल कर रहे थे तो वहाँ पे मैं अक्सर ये बोलता था कि इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो इसका टाइम पीरियड कम होगा, इसकी फ्रिक्वेंसी कम है तो इसका टाइम पीरियड ज़्यादा है। एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, उल्ट है एक दूसरे के। फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो टाइम पीरियड कम होगा। पिछले केस के अंदर अगर आप देखें तो जो ब्लू वाली लाइन थी उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा थी, वो 6 सेकेंड्स के अंदर 3 राउंड ट्रिप ले रही थी, मतलब उसकी अगर फ्रिक्वेंसी काउंट की जाए तो वो 1 सेकेंड्स के अंदर हाफ था, ठीक है जी, तो वो 0.5 हर्ट्ज थी। इसी तरीके से अगर ग्रीन वाले की लिए तो 6 सेकेंड्स के अंदर 2 राउंड ट्रिप थे, उसकी अगर काउंट करेंगे तो वो 0 पॉइंट समथिंग होगी, मतलब 25 होगी, 33 0.33 के करीब होगी। इसी तरीके से वो 6 सेकेंड्स के अंदर तो 1/6 उसकी फ्रिक्वेंसी आ जाएगी ब्लैक वाले की। सो टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी जो होते हैं वो एक दूसरे के इन्वर्स है। अगर टाइम पीरियड ज़्यादा है तो फ्रिक्वेंसी कम होगी, अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो टाइम पीरियड कम होगा। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन, जितनी भी नंबर ऑफ वाइब्रेशन 1 सेकेंड्स के अंदर होंगी, तो सेकेंड्स में हम देखते हैं उसको हम कहते हैं ये फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी का जो यूनिट है उसे हम हर्ट्ज बोलते हैं। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा ये 3.4 किलो हर्ट्ज के ऊपर चल रहा है, ये 2.4 किलो के हर्ट्ज के ऊपर चल रहा है। आपका रेडियो के चैनल की फ्रिक्वेंसी कितनी है जी, 93.5 मेगा हर्ट्ज, ठीक है। तो ये हर्ट्ज जो है ये फ्रिक्वेंसी का यूनिट है। सो ये इसकी एक और डेमोन्स्ट्रेशन है कि ये हम इसको एक दफ़ा पूरा चलने देते हैं, अब इसको हम रोकेंगे। ये देखें, ये 1 सेकेंड्स का ड्यूरेशन है और उसके अंदर नंबर ऑफ साइकिल 1 2 3 4 और 5 पीक्स हैं, 5 डाउन पीक्स हैं। तो ये इसका मीन है, मीन से चली, मीन तक आई 1 2 3 4 5 1 सेकेंड्स के अंदर 5 राउंड ट्रिप्स हैं, तो फ्रिक्वेंसी 5 हर्ट्ज है। अब इसको आगे हम कोशिश करेंगे रोकने की कि 1 हर्ट्ज के ऊपर रोके। ये तो जैसे 1 हर्ट्ज पर रुकी नहीं, थोड़ी सी आगे होगी, लेकिन यहाँ पे अगर हम इसे कंसिडर करें कि ये 1.1 हर्ट्ज है, तो ये 1 सेकेंड के अंदर 1 राउंड ट्रिप है, तो फ्रिक्वेंसी 1 हर्ट्ज है। अब अगर हम इसे 2 पे रोकने की कोशिश करेंगे, ये 2 पे रोके, तो अब ये देखें 2 राउंड ट्रिप है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी 2 हर्ट्ज है। इसी तरीके से 3 पे रोकेंगे तो ये 3 हर्ट्ज है। इसी तरीके से 4 पे रोकेंगे तो ये 4 हर्ट्ज है, 4 राउंड ट्रिप्स है, ठीक है जी, 1 2 3 4। इसी तरीके से 5 पे रोकेंगे तो ये 5 राउंड ट्रिप्स है। तो इसकी फ्रिक्वेंसी, नंबर ऑफ जो वाइब्रेशन है 1 सेकेंड्स के अंदर जितनी हो, हम उसे उसकी फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। वैसे हर्ट्ज में मेजर किया जाता है, और F इज इक्वल टू 1/T और T इज इक्वल टू 1/F के इक्वल होते हैं। सो नेक्स्ट हम चलते हैं जी, आई होप सो कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होगी। सो एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड जो टर्म है वो थोड़ी सी डिफरेंट। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन ईदर साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। उसके सेंटर पॉइंट से उसकी पीक तक का जितना फासला है वो उसका एम्पलीट्यूड है। आमतौर पे एम्पलीट्यूड जो थी इसे एज अ बेनिफिट इस्तेमाल किया जाता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होती है रेडियोस के अंदर। AM आपने सुना होगा, AM चैनल है जी, पाकिस्तान AM है उसकी फ्रिक्वेंसी। वो AM जो है वो बेसिकली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन उसे बोलते हैं। वो एम्पलीट्यूड के साथ छेड़ाछाड़ी करके हम वो सिग्नल्स को ट्रैवल करने को मजबूर करते हैं, मतलब रेडी करते हैं। सो ये 3 चीज़ें हैं यहाँ पे अगर आप देखें। फर्स्ट एम्पलीट्यूड, सेकंड वेवलेंथ, थर्ड फेज। हमारा
कंसर्न जो है वो सिर्फ एम्पलीट्यूड से है, लेकिन वेवलेंथ और फेस को भी हम यहाँ पे मौका मिला हुआ तो हम स्टडी कर लेते हैं। सो एम्पलीट्यूड जो है, अभी हम इसको एम्पलीट्यूड के साथ थोड़ा छेड़ाछाड़ी करेंगे और देखेंगे कि ये वेव के ऊपर क्या असर पड़ा। सो थोड़ा सा गौर से देखिएगा। सो ये देखें, अब एम्पलीट्यूड हमने कम किया तो वेव का जो पीक थी वो कम हो गई, इसी तरीके से जो डाउन था वो भी कम हो गया। सो इसका जो ये वाला डिस्टेंस है उसके मीन पोजीशन से उसके अपर यानी कि क्रस्ट पीक का और ट्रफ पीक का, ये दोनों जो है इनको हम स्टडी करते हैं। तो मतलब जितना भी फासला हो, जितना डिस्टेंस, उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। अभी एम्पलीट्यूड हमने कम किया, अब एम्पलीट्यूड हमने बढ़ा दिया, ठीक है। अब एम्पलीट्यूड बढ़ाया तो ये वाला डिस्टेंस भी इससे बढ़ गया। अब हम देखते हैं वेवलेंथ को। ये वेवलेंथ है, ये कम वेवलेंथ की है। वेवलेंथ मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, इसके स्टार्ट पॉइंट से और एंड पॉइंट से, मतलब कि वन जो राउंड ट्रिप है उसका स्टार्ट और एंड पॉइंट कितना है उसे हम वेवलेंथ बोलते हैं। सो यहाँ पे हमने वेवलेंथ कम की, ये फेस के साथ है। फेस क्या होता है, फेस अगर फॉर एग्जांपल ये स्टार्ट पॉइंट है इसका, अगर तो ये जीरो से स्टार्ट होती है वेव, ठीक है, तो इसका फेस जो है वो 0 डिग्री है। मतलब फॉर एग्जांपल ये हम देखते हैं इसको, एम्पलीट्यूड, ये वेवलेंथ और ये फेस। अभी अब ये देखिए फेस जो है ये नीचे से स्टार्ट हुआ तो एंगल कितना आ रहा है, फेस डिफरेंस 160 डिग्री, ठीक है। अगर यहाँ से एंगल स्टार्ट किया जाए ना इसका, ठीक है, ये मेजर किया जाए तो ये तकरीबन 116 डिग्री बनता है। सो आगे इसको अगर चलने दें, ये देखें 107, 252, ये 0, 360 डिग्री, ठीक है। मतलब 0 और 360 सेम है, 0 डिग्री या 360 डिग्री। सो ये फेस है हमारे पास कि इस वेव ये स्टार्टअप का एंगल क्या है। यहाँ से अगर ये 0 डिग्री है तो 0 डिग्री से इसका ये वाला पॉइंट हम ऐसे काउंट करेंगे तो इसका एंगल बनेगा, ठीक है जी। ये 228 डिग्री के ऊपर स्टार्ट हो रहा है। ये फेस शिफ्टिंग जो है इंशाल्लाह आप अगली क्लासों में जाएंगे तब पढ़ेंगे, ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं। तो फेस जो है वो उसका डिफरेंस क्या है। सो ये फेस भी जो है ये भी कम्युनिकेशन के अंदर इसका भी अमल दखल जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। सो आज का इस लेक्चर का जो पोर्शन था वो हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ। ये पोर्शन था, इंशाल्लाह हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है जो हम स्टार्ट करेंगे वो है डैम्प्ड ऑसिलेशन। पहले हमने सिर्फ एसोसिएट टर्म थी, वो हमारे पिछले लेक्चर का थोड़ा सा पार्ट जो था वो रह गया था, उसे हमने स्टडी किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डैम्प्ड ऑसिलेशन का, ये भी उस टॉपिक का हिस्सा बेसिकली ना। सो डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है, ठीक है। और मैं आपसे हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों है, क्या मतलब, वाई साउंड रिड्यूस ओवर द डिस्टेंस। जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, हम या आवाज़ बोलने वाला हमसे दूर जाते हैं, आवाज़ कम क्यों होती है, इसके पीछे रीजंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक शख्स पास खड़ा होकर बोल रहा था, हम कहते हैं उसे यार ये दूर जाके बोल, यार यहाँ पे बातें मत करो, दूर जाके बातें। तो वो भाई वो दूर जाके बातें करेगा तो क्या उसकी आवाज़ आपको नहीं आएगी? हाँ नहीं आती आवाज़, इसीलिए हम कहते हैं ना दूर जाके बातें करो। वो क्यों दूर जाके बात करें, ठीक है, उससे क्या, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि उसकी आवाज़ हमारे तक नहीं पहुंचने देता। उसके बाद वाई वो यूज शॉक अब्जॉर्बर इन व्हीकल्स। गाड़ियों के अंदर शॉक अब्जॉर्बर जो है वो क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है जी। आप कहेंगे जो कुछ के काम लगते हैं, ठीक है जी, पंजाबी में अगर बोलें तो गाड़ी स्मूथ चलती है, ठीक है जी, सही बात है। क्यों स्मूथ चलती है, रीज़न क्या है। शॉक अब्जॉर्बर के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ इस्तेमाल होती है कि जो गाड़ी को स्मूथ करती है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई वाटर रिपल्स डिसअपीयर ओवर द डिस्टेंस। पानी के अंदर जो लहरें बनती हैं, आप एक पत्थर फेंकते हैं वो थोड़ी दूर जाके वो ख़त्म हो जाती हैं, वो दूर नहीं चल पाती। अगर आप उनको करें, आप एक झील के किनारे खड़े हैं तो एक साइड पे पत्थर मारें, आप देखें वे आपकी वो लहर बनेगी, वो रिपल्स बनेगी, वो रिपल्स थोड़ी थोड़ी दूर जाके वो ख़त्म हो जाएगी। ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्यों है, और इन सारों का आंसर एक ही है, वो है डैम्प्ड ऑसिलेशन। ये सारा कुछ ड्यू टू द डैम्प्ड ऑसिलेशन होता है, उसे हम डैम्पिंग बोलते हैं बेसिकली। सो इसकी डेफिनेशन जो है, वाइब्रेटरी मोशन ऑफ आइडियल सिस्टम in the absence of any friction or resistance continues indefinitely under the action of a restoring force।
जैसे हमने 8 9th क्लास में स्टडी किया कि कोई भी चीज़ जो है वो उस वक्त तक रुकती नहीं है जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई ना करें। जो जिस पोजीशन में है वो उसी पोजीशन में रखें। इसी तरीके से जो वाइब्रेशन जो है अगर उसके ऊपर कोई एक्शन ना हो तो वो नहीं ख़त्म होती। कोई आवाज़ जो है अगर उसको रोका ना जाए तो वो नहीं रुकती। कोई रिपल जो है अगर उनके आगे कोई रेजिस्टेंस ना आए तो वो नहीं रुकती। ठीक है जी, शॉक्स अगर नहीं लगे हुए तो गाड़ी की जो स्मूथनेस है वो बरकरार नहीं रह सकती। तो ये बेसिकली ऐसी डैम्पिंग जो है ये एक ऐसी उसे आप कह लें कि फ्रिक्शनल फोर्स है, जो कि रेजिस्टेंस फोर्स है, जो कि इन चीज़ों को बढ़ने नहीं देती, जो कि आवाज़ को दूर नहीं जाने देती, जो कि रिपल्स को आगे नहीं ट्रेवल करने देती। और ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर यानी कि शॉकिंग सिस्टम के अंदर हम उसे इस्तेमाल करें। प्रैक्टिकली इन ऑल सिस्टम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन retards the motion so the system do not oscillate indefinitely। ठीक है जी, कुछ ना कुछ रिटार्डेशन जो है, जो रुकावट जो है वो उसके अंदर फ्रिक्शन जो है वो डालती है, तो वो डेफिनेटली ऑसिलेशन जो है वो उसको एक वक्त आता है वो रुकना पड़ता है, वो कम हो जाती है। द फ्रिक्शन रिड्यूस द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज टाइम पासेस। फ्रिक्शन जो होती है वो मैकेनिकल एनर्जी को आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस करती है, एकदम नहीं करती। आपकी आवाज़ एकदम कम नहीं हो जाती, वो ओवर द डिस्टेंस कम होती है। जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे आपको आवाज़ कम सुनाई देगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो जाएगी। कोई भी ऑसिलेशन अगर कोई प्रोड्यूस हो जाती है वो ख़त्म नहीं हो सकती। हाँ, वो मिनिमम हो सकती है, वो बहुत माइनर जा सकती है, लेकिन वो ख़त्म नहीं होती। सो द फ्रिक्शन रिड्यूस द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज टाइम पासिस एंड द मोशन इज सेड टू बी द डैम्प। तो इसको सारे को हम क्या कहते हैं, डैम्प कहते हैं। यानी कि डैम्पिंग ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारी मैकेनिकल एनर्जी को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। यानी कि डैम्पिंग ऐसी एक अपोजिट फोर्स है जो कि आपकी जो एनर्जी है उसे रिड्यूस करती है, मतलब आपकी जो एक्चुअल नेट फोर्सेस है उसको रिड्यूस करती है। सो इसकी एक एग्जांपल ये है कि ये देखें, ये फ्रिक्वेंसी जनरेट हुई और ये आहिस्ता 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 आप देख रहे हैं ये कम हो रही है, ये डैम्प, जैसे हम बोलते हैं कि ये डैम्पिंग ऑसिलेशन है। मतलब एक सिग्नल यहाँ इतना जनरेट हुआ, उसका एम्पलीट्यूड इतना था और अगली में दफ़ा एम्पलीट्यूड कम, उससे फिर कम, उससे फिर कम, उससे ये जो एम्पलीट्यूड में कमी आ रही है बेसिकली इसकी स्ट्रेंथ में कमी आ रही है। तो जो स्ट्रेंथ में कमी आती है ये ड्यू टू द डैम्पिंग होता है। ठीक है जी, ये वाइब्रेशन है इसे प्रोड्यूस हो रही है और ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो ये फासला डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इसमें कमी आएगी। कमी किस वजह से आएगी, जो आपकी रेजिस्टेंस फोर्स या रेजिस्टेंस एनर्जी है जो कि इसको आगे नहीं बढ़ने देते। यहाँ आप ऐसे कह लें कि ये एनर्जी जो है यहाँ से प्रोड्यूस हुई थी इतनी, ये आगे किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल होगी, हवा में चलेगी, कोई पार्टिकल्स ले गए या कुछ आगे थे। क्योंकि एनर्जी जो एक दफ़ा प्रोड्यूस हो जाती है उसके बाद वो ख़त्म नहीं होती, वो ट्रांसफ़र हो जाती है। तो सेम यहाँ पे जो एनर्जी यहाँ पे थी इस बॉडी के पास या इस वेव के पास, वो आगे से कम करना शुरू करती है। बेसिकली अगर आप इसको देखेंगे तो ये स्लो हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर भी ग्रेविटेशन फोर्स है, मास के साथ नीचे एक्ट कर रही है। उसके अलावा हमने देखा था कि ग्रेविटेशन फोर्स जो है इसके ऊपर ऐसा इसको स्लो कर देती है और आस्ता आस्ता ये रुक जाता है। तो वो सारी जो इसकी अपोजिट फोर्सेस हैं वो इसके ऊपर एक्ट करती हैं। सो आइडियल केस वर्सेस डैम्प केस, दो तरह के केसेस होते हैं। आइडियल केस के अंदर क्या है, ये एग्जांपल है कि ये वाला जो है ब्लैक वाला ये आइडियल केस है और ब्लू वाला जो है ये डैम्प केस है। सो अगर आप इन दोनों में देखें, शुरू में ये दोनों बिल्कुल सेम चलते हैं, ये दोनों पीक वैल्यू के ऊपर थे। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे ये आगे रन करेंगे, ठीक है, ये डैम्पिंग होती जाएगी। ब्लू वाली वेव को देखें, ब्लैक वाली वेव आइडियल केस है, उसमें कोई डैम्पिंग नहीं है, उसमें कोई रेजिस्टेंस फोर्स नहीं है। ब्लू वाले के ऊपर रेजिस्टेंस फोर्स है, तो वो आहिस्ता 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 उसके ऊपर वो डैम्पिंग होती जाएगी और एक वक्त आएगा कि वो बिल्कुल ही स्मूथ हो जाएगी। मतलब स्मूथ नहीं होगी, इन्फिनिट लेवल के ऊपर तक जाके भी ये स्मूथ है, थोड़ा सा वाइब्रेट जो है इसके ऊपर थोड़ा सा रहेगा। तो सो आइडियल केस के अंदर जो फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड है वो बिल्कुल सेम रहता है। जो डैम्पिंग केस है उसमें एम्पलीट्यूड के ऊपर कमी आ जाती है। सो आपके लिए यही है कि एम्पलीट्यूड जो है वो उसके ऊपर असरअंदाज होता है, फ्रिक्वेंसी के ऊपर कोई
इम्पैक्ट नहीं डालती डैम्पिंग। डैम्पिंग सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ, उसका एम्पलीट्यूड कम करती है, उसकी पावर को कम करती है। फॉर एग्जांपल आवाज़ जो है, दूर से भी आवाज़ की फ्रिक्वेंसी वही है, क्वालिटी वही है, चीज़ें वही समझ आती हैं, लेकिन वो आहिस्ता होती हैं। करीब वाले की आवाज़ ज़्यादा है, उसका लाउडनेस ज़्यादा है, ठीक है। जैसे जैसे वो दूर जाएगी उसकी लाउडनेस कम हो जाएगी, बेसिकली उसका एम्पलीट्यूड जो है वो रिड्यूस होता जाएगा। सो ये आइडियल है। और वो दूसरा केस जो हमारे पास डैम्प केस है। शॉक अब्जॉर्बर, अभी हमने जिक्र किया कि शॉक अब्जॉर्बर्स होते हैं वो क्या करते हैं। शॉक अब्जॉर्बर ऑटोमोबाइल्स आर वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डैम्पिंग डैम्प्ड मोशन, ठीक है जी। A shock absorber consists of a piston moving through a liquid such as oil. The upper part of the shock absorber is firmly attached to the body of the car. इसके अंदर लिक्विड होता है बेसिकली शॉक अब्जॉर्बर के अंदर। अक्सर आपने सुना होगा कि शॉक का लिक्विड जो है वो लीक कर गया, या आप अपनी मोटर बाइक का देखते हैं तो अगले वाला जो शॉक होता है उसमें से ऑयल जो है वो निकल रहा होता है। तो शॉक अब्जॉर्बर के अंदर बेसिकली ऑयल होता है। When the car travels over a bump on the road, the car may vibrate violently, ठीक है जी। अगर वो लगता है तो उसके बाद उसे तो कार को तो शॉक के बाद हिलता ही रहना चाहिए ना, स्प्रिंग की तरह, ठीक है। तो उसके अंदर शॉक्स के अंदर तो स्प्रिंग होते हैं, लेकिन उसके अंदर जो वाइब्रेशन होती है वो एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और वो हीट एनर्जी और ऑयल जो है वो उसको ऑब्जॉर्ब कर देते हैं, ठीक है। द शॉक ऑब्जॉर्बर डैम्प दीज वाइब्रेशन एंड कन्वर्ट देयर एनर्जी इनटू हीट एनर्जी ऑफ द ऑयल। वो ऑयल की जो एनर्जी होती है, ऑयल को वो पुश करती है और ऑयल को फिर वो प्रेस करती है, तो वो ऑयल के अंदर जो है वो हीट एनर्जी जो है वो उसे कन्वर्ट कर देती है। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं, ये छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन है, ये देखिए, ये ऑयल है इसके अंदर, ठीक है। ये ऊपर भी है और नीचे भी है। जब ये ऊपर से पुश होता है तो ये नीचे ऑयल को पुश करता है, ठीक है, और ये वापस जाता है तो फिर ये ऑयल को ऊपर से एक्सटेंड करता है और ये ऊपर। तो ड्यू टू द ऑयल और एनर्जी जो होती है सारी की सारी ये ऑयल को प्रेस करते हैं, क्योंकि ऑयल होता है वो उसके अंदर यहाँ पे ऊपर की तरफ ट्रैवल कर देता है। यहाँ पे रबड़ लगे होते हैं और ये ऑयल जो है इसमें से ऊपर जाता है और ऊपर फिल हो जाता है। फिर जब ये वापस गाड़ी ऊपर को जाती है, क्योंकि इसके अंदर स्प्रिंग यहाँ पे लगे होते हैं, तो वापस जब ऊपर की तरफ इसे खींचती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर जाती है, तो यहाँ पे फिर ऑयल होता है। ऑयल उसे एकदम से ऊपर नहीं जाने देता, मतलब ये खाली अगर स्प्रिंग हो तो फिर तो ये बिल्कुल हिलता ही नहीं। अगर आप फॉर एग्जांपल आपने कभी वो देखा हो वो स्प्रिंग जंपिंग का कंपटीशन, तो उसके नीचे पाँव बना होता है और स्प्रिंग के ऊपर बंदा खड़ा होता है और वो रुका नहीं जाता उसे एकदम, ना वो स्प्रिंग के ऊपर वो हिलता रहता है। लेकिन इसमें ऑयल होता है, तो ऑयल जो होता है वो इसकी स्प्रिंग की जो पावर होती है या एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट कर देता है हीट एनर्जी के अंदर। और ये अक्सर शॉक जो होते हैं अगर आप ट्रैवल करें बड़ी गाड़ी में, कार में, तो ये हीट अप हो जाते हैं। सो डैम्पिंग को अच्छे पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी डैम्प मोशन जो है उसे गुड पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली तो ये आमतौर पर अगर देखें तो उसके बहुत से फ़ायदे हैं। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा आवाज़ जो है वो सारे बंदों की आवाज़ जो है वो ख़त्म ना हो, तो दुनिया में तो शोर ही बहुत हो, ठीक है। इसी तरीके से अगर वेव्स जो हैं वो रिपल्स जो हैं वो ख़त्म ना हो, तो वेव्स ही वेव्स हो, और इतनी वेव्स हो कि वो इर्द गिर्द के समंदर की वेव्स जो तो वो दुनिया तबाह करते हैं। तो अल्लाह ताला ने हर निज़ाम जो है वो बड़ा बेहतरीन हमारे लिए जनरेट किया और इसको बेहतरीन पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो बेशक ये एक है, तो डैम्प जो है बेसिकली एक अपोजिट फोर्स है, लेकिन ये एक बेनिफिशियली फोर्स है जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए। सो आज का द ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्सेस आर डैम्प्ड ऑसिलेशन, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। द ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स, कि ऐसी ऑसिलेशन किसी भी सिस्टम के अंदर जो हो द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर डैम्प्ड ऑसिलेशन। ऐसी ऑसिलेशन जो कि रेजिस्टिव फोर्स के दौरान हो उसे हम डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। हमारा टॉपिक था डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है, कि ऑसिलेशन तो हो रही है लेकिन उसके साथ रेजिस्टिव फोर्स भी मौजूद है। तो वो वाली जो ऑसिलेशन होगी वो टाइम अकॉर्डिंग टू द टाइम जैसे जैसे वेरी करेगा वो फोर्सेस जो है वो कम होंगी। सो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए ई लर्निंग को और क्लिक कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको अगली वीडियो की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।